और इस भाई को आप लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़कर अपना 100, 200, 500 खर्चा करके अपने अपने पंचायत में और ब्लॉक में लोगों को बताइए, दलित पिछड़ा बैकवर्ड को, अल्पसंख्यकों को, कि संविधान भी बचाना है, नौकरी भी बचाना है और गुंडा को भी हटाना है, और इसलिए हाथी छाप पर मोहर लगाना है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन होती है, डिबेट होती है, स्ट्रीम होती है, हम सबका उद्देश्य होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और भारत जैसे विकासशील देश के लिए, उसके भविष्य के लिए, एक राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी जो विशेषकर ओबीसी जो भाई लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है, बिल्कुल अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है, जिन्हें राष्ट्र निर्माण की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वो धर्म का झंडा उठाए हुए धर्म निर्माण में लगे हुए हैं। राष्ट्र निर्माण से नहीं मतलब है, जाति निर्माण, अलग अलग जातियों की बातें करते हैं और विभिन्न धार्मिक चीज़ों पे बात करते हैं, हिंदू मुसलमान होती है, लेकिन राष्ट्र का निर्माण कैसे हो और जो उनका अपना भविष्य है ओबीसी पिछड़े वर्ग का, वो कैसे आगे बढ़ें, उस पे उनको बिल्कुल भी जागरूकता भी नहीं है और न ही कोई उनको बताना चाहता है। तो ये हमने स्पेशल एक सेशन रखा हुआ है जो सिर्फ ओबीसी ही नहीं, समस्त भारतीयों के लिए उपयोगी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें 50% से ज़्यादा ओबीसी हैं, यानी पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो जिस देश में जो 50% महिलाएं जो थीं उनको वैसे ही हाशिए पे रखा गया और बचे हुए लोगों में से 50% अगर पिछड़े वर्ग हैं और वो भी हाशिए पर हैं, उसके बाद SC ST वर्ग तो हाशिए पर था ही, ओबीसी भी अगर हाशिए पे है तो राष्ट्र निर्माण कैसे होगा। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट आज का डिस्कशन है, प्रेजेंटेशन है। तो इसीलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा लोग इसे देख सकेंगे, समझेंगे इस चीज़ को, उतना ही बेनिफिशियल होगा। नाम मेरा शंभू कुमार सिंह है और बीएसपी से उम्मीदवार हूँ वैशाली से। हालात बहुत खराब है। पहले बात मोदी जी की करिए। 2014 में वो कहें कि 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, हम लोग को 5 किलो राशन पर लाके पटक दिए, और वो भी राशन मिलता है कि नहीं, नहीं पता। 5 किलो राशन के कितना दाम? 200 रुपया। और 200 रुपया के राशन पकावेला 900 रुपया के सिलेंडर खरीदा, गैस 1200 हो गए। तो दिल्ली में सस्ता है, यहाँ महंगा है। अच्छा, ओकरा बाद दलित, पिछड़ा, कुर्मी, कोयरी, कहार, कुशवाहा, प्रजापति, तमाम बच्चे जो आरक्षण वाले लोग थे, जिनको रिजर्वेशन मिलता था, तो बैंक में नौकरी, रेलवे में नौकरी, चपरासी, क्लर्क, जैसे जो जहाँ जैसे फिट होता था हो रहा था। लेकिन ये जो नागपुरी संतरा है, संघी RSS वाला मनुवादी, इस सबको नहीं पसंद है कि दलित पिछड़ा के बच्चा नौकरी करे, तो सरकारी कंपनियों खत्म, रेल बेच दिया। मोदी जी दिन भर झूठ बोलते हैं, दिन भर, और उनके झूठ को मीडिया आगे फैलाता है, टीवी अखबार वाला, कि क्या हालत कर दी गई है देश की। आज जो लोग संविधान खतरे में है, ये बात सच है कि संविधान खतरे में है। मोदी जी से संविधान खतरे में है, RSS से संविधान खतरे में है, और कांग्रेसी जो 60 साल रहे उनसे भी संविधान खतरे में था। लेकिन चलिए, जो नहीं है उसके बारे में क्या बात करना। जो आज सत्ता में है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी पूरी तरह से फेल है नौकरी देने में, गरीबों की सहायता करने में, और खासकर हर जगह जे पढ़ल लिखल दलित पिछड़ा है, चाहे वो यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, जो नौकरी चाकरी में है, बिजनेस व्यापार में है, वो अपने सीना पर हाथ रख के बताएं कि क्या वो सम्मान से नौकरी कर रहे हैं। सबके टॉर्चर करता है, कोई टीचर हो, मास्टर हो, DM हो, कलेक्टर हो, SP हो। अभी सोचिए, एक छेदू जी हैं SC समाज से, यूपी में पर्चा भरे थे, उनका पर्चा खारिज करवा दिया बीजेपी वालों ने। यूपी में इतना डरता है लोग। अब मोदी जी का तो ये रकन्ना है। अब बताइए, बीना देवी जो यहाँ से उम्मीदवार हैं, वो तो रामविलास जी के घर में तोड़ दिए, भाई भाई में लड़वा दिए। अब पता नहीं चिराग पासवान फिर उनको टिकट दे दिए। महिलाएं, हम तो नहीं बोलना चाहते उन पर कुछ। पूरे वैशाली लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने बड़े बड़े गेट बनवाए हैं। कहाँ? अपने समाज के लिए। एक दलित, पिछड़ा, कुर्मी, कुशवाहा, यादव के गांव में गेट तक नहीं बना है। और मोदी जी के 10 साल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का। आप सोचिए, देश भर में हिंदू मुस्लिम करते हैं, दलितों के बच्चे को, पिछड़े के बच्चे को, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, प्रजापति, इन तमाम बच्चों को तलवार पकड़ाया जा रहा है, त्रिशूल पकड़ाया जा रहा है। मुन्ना शुक्ला, बीना देवी जी का बेटा क्या कर रहा है? बिजनेस। बीजेपी के जितने मंत्री नेता हैं, उनका सबका बेटा कोई त्रिशूल लेकर घूम रहा है सड़क पर।
तलवार लेके, तो आपके बच्चे को ये लोग क्रिमिनल बना रहा है। अब नौकरी तो दे नहीं सकता है, नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्रिमिनल बनाया जा रहा है। हमारा भला कैसे हुआ, दलित पिछड़ों का भला कैसे हुआ? संविधान से ना, बाबा साहब के दिए अधिकार से, कलम से, पढ़ाई लिखाई से। तो ये लोग स्कूल के बदले बच्चा सबको तलवार पकड़ा रहा है कि क्रिमिनल बन जाओ, हत्यारा बन जाओ। हमें अपने बच्चों को हत्यारा नहीं बनाना है। धर्म की लड़ाई वो लोग लड़े जो धर्म का फायदा उठा रहा है। हम संविधान की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारे शरीर पर कपड़ा संविधान ने दिया है, नौकरी संविधान की वजह से मिल रहा है, आरक्षण संविधान की वजह से। तो देखें, सबसे पहले जो भारत की व्यवस्था है उसको अक्सर वर्ण में डिवाइड कर दिया गया, और वर्ण में डिवाइड करके ऐसा दिखाया गया कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सभ्यता है, ऐसा बताने का प्रयास किया गया। लेकिन जब हम इतिहास के गर्त में गए तो हमें ऐसा कुछ मिला नहीं। उस पर हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं। समस्या कहाँ पे शुरू हुई? मंडल कमीशन जो बात आई है, उसकी समस्या कहाँ से शुरू होती है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, हुआ क्या था उस दौरान? एक स्ट्रीम में ये नहीं कवर हो पाएगा दोस्तों, इसमें कम से कम 8-10 स्ट्रीम लग सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको उन ऐसे पहलुओं को छूने का प्रयास करूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। अब यहाँ पे ये आपको स्क्रीन पे ये फ्लैश कर रहा होगा कि यहाँ पे 4 वर्ण दिखाए गए हैं, अंत्यज को छोड़ दिया गया है। यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाए गए हैं। अगर कोई बोले कि भारत की अगर ये वर्ण व्यवस्था, अगर ये सभ्यता है, तो इन चारों की मुख्य प्रॉब्लम क्या होगी? अब मान लीजिए ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण का बच्चा है, उसके जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? ऑफ कोर्स उसका बच्चा जन्म लेगा तो जन्म लेने के बाद से उसको भी खाना पीना चाहिए, उसको आर्थिक रूप से मदद चाहिए, तभी तो उसका जिंदगी जिएगा ना। बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, फिर उसको जॉब नौकरी चाहिए, अच्छा खासा घर और बना लेगा, रहेगा, फिर बाल बच्चे बीबी चाहिए, अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। उसके जीवन में रोटी, मकान और पैसे, थोड़े बहुत सम्मान तो उसको मिलना ही मिलना है, यही उसकी ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा जो क्षत्रिय है, इस पर ज़रा गौर कीजिए, इसकी क्या ज़रूरत है? क्षत्रिय है, ऐसे ही लोग जानते हैं कि हाँ भाई क्षत्रिय है, राजा वगैरह रहा होगा, राजा महाराजा रहा होगा, जमीन जायदाद होगा ही, और चूंकि राजा है तो लोग डर के भी सम्मान करेंगे, राजसी फैमिली से है तो बाय डिफ़ॉल्ट सम्मान वगैरह तो मिल ही रहा है, और राजा वगैरह राजसी परिवार है तो बाय डिफ़ॉल्ट ही जमीन जायदाद तो होगा ही होगा। तो ऑटोमेटिकली इस पे भी इसकी ज़रूरत अब क्या है कि ये अपने बच्चों को फिर से क्षत्रिय बना दे, यही तो इसकी ज़रूरत होगी ना। इसके जीवन में और क्या है, और क्या चाहिए? हर चीज़, चूँकि पैसे वगैरह हैं और जो चीज़ें हैं उससे अपनी काम को ये कर सकता है, इसको बहुत वैसी कोई दिक्कत है नहीं। वैसे को भी अगर बात करें तो वैसे भी भाई धनाढ़ होते हैं, बिजनेस वगैरह करते हैं, पैसा है, माल है, पैसे से आप बच्चों को थोड़ा बहुत एजुकेशन भी खरीद सकते हैं, और पैसा है तो लोग इज्जत भी करेंगे, दान पुण्य देंगे, तो जो ऊपर का क्षत्रिय है और वैश्य है, इनसे भी इसका अच्छा बना रहेगा, सम्मान भी मिलेगा, सब पैसे के दम पर ही अपना कर सकते हैं। इन तीनों में आप देखें कि कोई भी वैसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि ये तीनों एक दूसरे का बाइकआउट कर रहे हों, बहिष्कृत कर रहे हों, या इनको जो है करते हैं, वो बहुत और माइक्रो लेवल पे जाएंगे वो भी होगा। लेकिन नॉर्मली जो एक हम देख रहे हैं कि जीवन जीने के लिए जो दिनचर्या है, उसमें इन तीनों में बहुत ज़्यादा विरोधाभास नहीं दिख रहा है। वैशाली का एक भी बैकवर्ड, चाहे कुर्मी हो, कुशवाहा हो, यादव हो, प्रजापति हो, कुम्हकार समाज के लोग हों, लकड़ी का काम करने वाले, लोहा का काम करने वाले, व्यवसाय करने वाले लोग, कोई नहीं चाहता है कि क्रिमिनल यहाँ से जीत के जाए। लेकिन खौफ बनाए हुए हैं। अब डरने वाला समय है, अब कोनो के कोई कर्जा खाए हुए है, चाहे रजक समाज के लोग हों, पूरा दलित समाज एकजुट है और पूरा पिछड़ा समाज एकजुट है। 2 से 3 लाख परिवार है वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जो आपके भाई को नेशनल दस्तक की वजह से जानता है, और वो हमारे साथ खड़ा है। कोई लाख रुपया दे दे, वो हिल डोल होने वाला नहीं है। जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, जो जगदेव बाबू के मानने वाले लोग हैं, जो अर्जक संघ से जुड़े लोग हैं, जो सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, सब जो मिशनरी लोग हैं, वो आपके भाई के साथ खड़े हैं। और वो इस बार गुंडा की छाती पर दाल रख लेंगे और हाथी चलेगा। तो डरना नहीं है इन लोगों से। इनको वोट का चोट देना है, वोट का चोट। वोट समझ रहे हैं ना, वोट की ताकत। आप समझिए कि ये लोग हम लोग को चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, ये हम लोग को चीफ मिनिस्टर बनाएगा। रियाज भी लोग लालू यादव को ललुआ कहता है, रामविलास जी को रमबिलसा कहता है, और नीतीश जी को नीतीशवा कहता है। ये छुपा हुआ है कि झूठ है?
जगदेव बाबू को किसने हत्या की? जगजीवन बाबू को किसने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया? और जननायक कर्पूरी ठाकुर को कौन लोग गाली देता था? उसको वोट दीजिएगा? अरे इन लोग का समय था तो रिजर्व सीट पर भी अपना नौकर जिताता था। अब समय बदल गया है, हम लोग पढ़ लिख गए हैं, स्कूल कॉलेज चले गए हैं, बाबा साहब का संविधान भी बचाएंगे। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। बिहार में तो जाति जनगणना हुआ, 90% हम हैं, तो हम न संसद जाएंगे। जय 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 जय। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा। अब सोचा कि झंडा उठावे कोई, दरी बिछावे कोई, पार्टी की सेवा करे कोई, अब मलाई खा रहा है कोई पैसा के दम पर। हम चुनाव लड़ने आए और अगर हम जिताएंगे हमको तो ये वैशाली की जीत होगी और पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि बिना पैसा के। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जो ये वर्ण चौथा है शूद्रा, इस पे, इस शूद्र वर्ण के पास क्या है कि इसके पास पैसा भी नहीं है, पैसा रखने का अधिकार भी नहीं है। मनुस्मृति कहता है कि पैसे भी छीन लो। तो अब क्या है कि इसके पास अच्छा सम्मान भी नहीं है, पैसा नहीं है तो सम्मान नहीं है, राजा भी नहीं है तो जमीन जायदाद भी नहीं है, तो पूर्वजों की भी वो चीज नहीं है जमीन जायदाद जैसा कि क्षत्रिय के पास था। अच्छा ब्राह्मण है बाय डिफॉल्ट, तो भाई बाय डिफॉल्ट है तो लिखना पढ़ना और संस्कृत के पठन पाठन क्रिया होते रहा है, तो ब्राह्मण तो उसमें है, तो शूद्र के यहाँ तो रोक लगी हुई है। पढ़ लेगा, वेद वेद सुन लेगा तो कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था। तो डर के मारे पूर्वज भी नहीं पढ़े और जिनने पढ़ने की कोशिश की उनकी हत्या कर दी गई, कान वान काट लिया गया, जीभ काट लिया गया, इस तरह की प्रॉब्लम आई। तो इसके पास एजुकेशन भी नहीं है। जब एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है तो सम्मान भी नहीं है। तो अब इसकी प्रॉब्लम क्या है शूद्र की, ये आपको समझना पड़ेगा कि शूद्र की अब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है। एक शूद्र का बच्चे की जीवनी कैसी होती है? पढ़ने का अधिकार नहीं, क्योंकि शास्त्रों में भी, धर्म ग्रंथ में भी यही लिखा है कि शूद्र को अधिकार नहीं है, नहीं पढ़ेगा। अब जब नहीं पढ़ेगा तो करेगा क्या? ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण के बच्चे की प्रॉब्लम है कि वो पढ़ लिख के अपनी जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन शूद्र के बच्चे की प्रॉब्लम क्या है कि उसको पढ़ना भी नहीं है। जब पढ़ेगा ही नहीं तो उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा? यानी उसको गुलामी करना है। किसकी गुलामी करना है? ऊपर के 3 वर्णों की। तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा शूद्र कौन है? यही पिछड़ा वर्ग है जिसके लिए मंडल कमीशन की बात हो रही है। यानी आप देखें कि ये जो व्यवस्था हमें दिखाई गई है, इस व्यवस्था में पहले से ही आरक्षण था। हम पार्टी के खिलाफ थोड़ी जा रहे हैं, हम तो कैंडिडेट के खिलाफ न जा रहे हैं। तो सोचिए कब तक हम लोग बंधुआ मजदूरी करेंगे? खेत जोते हम, हल चलाएं हम, फसल बोए हम, और जब काटने की बारी हो तो पार्टी बदल के कोई आ जा रहा है। गलत बोल रहे हैं। तो ये लड़ाई कई लेवल की लड़ाई है और वैशाली के सम्मान की लड़ाई है। वैशाली के जनता, जो वैशाली के मालिक है, उनके नाम की शोहरत की वैशाली एक अमूल्य धरोहर है, मामूली नहीं है वैशाली। इतिहास है इनका और वहाँ से कैसा पूरे विश्व में है ना, तो इतिहास कलंकित करने वालों को मत भेजिए संसद में। तो जो बहुजन की बात करेगा वो बहुजन पर राज करेगा, जो शोषित वंचित की बात करेगा, जो उनके अधिकार की बात। अब बताइए 10% मुन्ना शुक्ला के समाज को भी आरक्षण है, अपना भी आरक्षण है दलित पिछड़ों को। कल आरक्षण खत्म करने की बात होगी तो मुन्ना शुक्ला किसके पक्ष में खड़ा रहेगा? बैकवर्ड के आरक्षण के पक्ष में कि वो अपना समाज के आरक्षण के पक्ष में? तो हम लोग पहला वोट दे भाई। इस व्यवस्था में पहले से आरक्षण था कि ब्राह्मण का बच्चा पढ़ाई का आरक्षण लेके बैठा हुआ था, मान सम्मान का आरक्षण लेके बैठा हुआ था, उसको वो विशेष अधिकार, उसे इसको इन लोगों ने ऐसे इनहेरिट कर लिया था कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये आरक्षण ले रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट इन लोगों ने उसको आरक्षण ले रहे थे। क्षत्रिय भी आरक्षण लिया हुआ था, पिताजी का पैसा उस पर आ गया। आप अगर नौकरी करने जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो आप जब किसी के यहाँ, राजा के यहाँ नौकरी करते हैं, तो जब आप वहाँ से रिटायर्ड हो जाएंगे या किसी कंपनी में रिटायर्ड हो जाएंगे तो उस कंपनी का पैसा आपका नहीं होता। लेकिन क्षत्रिय जो है, इसका बेटा बाय डिफॉल्ट वो पूरे के पूरे साम्राज्य का वो बन जाता था, आधिपत्य बन जाता था। और यहाँ पे भी आज देखे तो कंपनी का जो बेटा है वो बाय डिफॉल्ट उस कंपनी का मालिक बन जाता है। काम कोई और करता है जिंदगी भर, उसका बेटा फिर से नौकरी नहीं पाता, लेकिन कंपनी का मालिक जो है बाय डिफॉल्ट। तो ये रिजर्वेशन है, इसको, इस पर किसी ने गौर ही नहीं किया। तो पूरे इस सिस्टम में ऑटोमेटिकली आरक्षण लिया जा रहा था, बस इसमें शूद्र को छोड़कर इन तीनों ने ही आरक्षण ले रखा था और किसी को ये एहसास ही नहीं था। एहसास करेगा कौन?
शूद्र को बोलने नहीं देंगे। जिसका शोषण हो रहा था वो तो बोलेगा तो उसको मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, कुछ कर दिया जाएगा। और ये तीनों मजे में थे, तीनों भरपूर आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। तो मंडल कमीशन आया था कि शूद्र को इन तीनों ने जो विशेषाधिकार ले रखा है, इनमें से कुछ कुछ चीज है, इनसे छीनी जाए। अगर आप जो दबंग है, तानाशाह है, डिक्टेटर है, उसको अगर आप अपना अधिकार उससे नहीं लेंगे तो डिक्टेटरशिप करेगा ही करेगा। तो इसलिए रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है कि जब कोई दादागिरी करता है, कोई चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट लिए रहता है, तो उससे कुछ छीन के जिसका सम्मान है उसको वापस थोड़ा सा दिया जाता है। तो SC/ST वर्ग को दिया गया थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो शूद्र वर्ग है ये तो SC/ST में भी नहीं आता। SC/ST वर्ग तो जो 5वां वर्ण है अंत्यज, उसमें आता है। ये चौथा वर्ण जो शूद्रा है ये पिछड़ा वर्ग है, इसकी बहुत बुरी हालत हो गई। 1975 में एक कमीशन गठित किया गया, मंडल कमीशन। पता लगाइए भाई, जो पिछड़ा वर्ग है उसकी स्थिति क्या है। तो उस स्थिति को पता लगाने के लिए जब पता चला तो पता चला कि इसकी तो हालत SC/ST वर्ग से भी खराब हो गई है, क्योंकि SC/ST वर्ग अपने लिए जागरूकता का काम कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अधिकार है थोड़ा बहुत भी ले रहा था, और ये तो धार्मिक झंडा उठा के घूम रहे थे। और इनका पूरा का पूरा जो भरण पोषण है, इनका जितना भी इनके पास पहुंचनी चाहिए थी, इनके बाल बच्चों की पास जो अधिकार पहुंचने थे वो सारा का सारा उठा के ये ऊपर के 3 वर्ण खाए जा रहे थे। और ये पूरा गोल बट्टे नील बट्टे सन्नाटा हो गया था। देश का 50% आबादी नील बट्टे सन्नाटा, इनका पूरा हक ये तीनों के तीनों खाए जा रहे थे विशेषाधिकार के नाम पर, और इसको एहसास भी नहीं था। तो ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो मंडल कमीशन आया है उसने ये जो 3 ऑलरेडी आरक्षण ले रहे थे धार्मिक आधार पे, उसमें से कुछ चीजें लेकर और शूद्र की हालत को सही करने के लिए, इसको इसका अधिकार वापस लौटाने के लिए थोड़ा बहुत, उससे पूरा अधिकार तो नहीं लौट पाएगा लेकिन थोड़ा बहुत जो मदद मिलेगी उसके लिए अफर्मेटिव एक्शन के तौर पे आया था। तो चले अब हम शुरू करते हैं, समझते हैं इस मंडल कमीशन को अच्छे से। अच्छा, इसको समझने के लिए एक बड़ी अच्छी पुस्तक आई है, उस पुस्तक को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पुस्तक है मंडल कमीशन की, इसका नाम है राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल, और इसकी भूमिका और अनुवाद किया है सत्येंद्र PS ने। प्रस्तावना जस्टिस PV सावंत जो हैं, न्यायमूर्ति रह चुके हैं जस्टिस PV सावंत जी, उन्होंने इसकी प्रस्तावना लिखी है। तो क्यों ना न्यायमूर्ति जो हैं और वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो उन्हीं के प्रस्तावना से ही शुरू करते हैं। उनका क्या मानना है, क्यों मंडल कमीशन लाया गया, क्या सोचते हैं, क्यों लाने की जरूरत पड़ी, इसके बारे में उन्हीं की प्रस्तावना से शुरू करते हैं। क्या लिखते हैं न्यायमूर्ति? उनका ये कहना है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता वाले सभी समाजों में स्वतः स्फूर्त अदृश्य आरक्षण की व्यवस्था होती है। समझ रहे ना, जहां भी आर्थिक असमानता होगी, सामाजिक असमानता होगी, वहां पे इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली आरक्षण है। यह आरक्षण समाज के विशेषाधिकार के रूप में होता है। यह आरक्षण उन लोगों के पक्ष में होता है जिनके हाथ में ताकत होती है, जैसा कि आज तक होता आया है, और वे वंचितों को सभी लाभों से दरकिनार कर देते हैं। यह आरक्षण ताकतवर लोगों के पक्ष में तब तक बना रहता है जब तक कि जानबूझकर की गई कार्यवाही से उसे रोका न जाए और उनका वितरण अन्य लोगों में न किया जाए। जब लाभ बहुत कम होता है, वह जरूरतमंद लाभार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और उसे सभी लोगों में समान रूप से वितरित करने के लिए कोई कार्यवाही की जाती है, तो इसमें स्वाभाविक रूप से उन लोगों की नाराजगी होती है जिन्होंने अपनी बपौती समझकर उस पर कब्जा जमा रखा होता है। तो यहाँ से आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आ गया होगा कि इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। न्यायमूर्ति PV सावंत ने पूरी तरह से क्लियरफाई कर दिया है कि जो लोग ये दावा करते हैं आरक्षण का, दरअसल ऑटोमेटिकली आरक्षण आ ही रहा था। वो आरक्षण कोई क्षत्रिय के नाम पे, कोई वैश्य के नाम पे, कोई ब्राह्मण के नाम पे ले रखा था। ये तो हमने उन आरक्षण में से थोड़ा सा इनका अधिकार लौटाने की कोशिश की है। यानी कि अभी जो ये हवा उड़ाई गई है कि OBC को या SC/ST को आरक्षण दिया जा रहा है, दरअसल इनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, बल्कि आरक्षण तो पहले से ही
कोई और उठा रहा था, उसमें से कुछ हिस्सा दिया गया है इनको। तो ये सेंटेंस कहना कि इनको आरक्षण दिया गया है, यह गलत है। दरअसल जो आरक्षण ऑलरेडी 3 वर्ण ले रहे थे उसमें से कुछ हिस्सा खींचा गया है, इनको दिया गया है। ये होना चाहिए था यहाँ प्रतिभागिता। तो ये आपने यहाँ पे देखा। आगे ये और भी बातें कहते हैं, ये लिखते हैं कि इस देश में आरक्षण अनोखे और भयावह रूप में मौजूद रहा है। सदियों से यहाँ ब्राह्मण पुरुषों को छोड़कर समाज के अन्य सदस्यों को पढ़ने से वंचित रखा गया। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि अन्य लोगों को बौद्धिक नौकरियों और कार्यों से वंचित कर दिया गया। स्वाभाविक रूप से इसमें ब्राह्मण पुरुषों के लिए सब कुछ संरक्षित हो गया। तो ये आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा ये ऑटोमेटिकली आरक्षण उठाए जा रहे हैं। आज भी ये लोग उठाए जा रहे हैं, इसी में से कुछ हिस्सा लेने की बात आई है। तो यहाँ पे और भी ये बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद से मैं यहाँ पे थोड़ी सी 1-2 पॉइंट और दिखा देता हूँ। क्या कहते हैं ये प्रस्तावना में? कहते हैं कोई भी इस बात की कल्पना कर सकता है कि अगर पूरी आबादी के हाथ में ताकत होती और सबको अपनी प्रतिष्ठा दिखाने का मौका मिला होता तो यह देश कहाँ पहुँच गया होता। दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ कुछ लोगों के हाथों में सब कुछ आरक्षित था। यानी कुछ लोगों ने सारा आरक्षण ले रखा था और किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया, इसीलिए देश की बेड़ा गर्क है। ऐसी स्थिति में अब तक वंचित रहे उन सभी लोगों के पक्ष में आरक्षणों की जरूरत है। ऐसा सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि उस वंचित आबादी का उत्थान होगा जो देश की बड़ी आबादी है और जिन्हें भौतिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से लंबे समय से जानबूझकर कमजोर रखा गया, बल्कि देश की मजबूती, प्रगति और संपन्नता के लिए जरूरी है। तो ये सारी बातें यहाँ पे आती हैं। अब थोड़ा सा हम उस बैकग्राउंड पे जाते हैं कि आरक्षण को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। पहले मंडल कमीशन को समझने के लिए ना थोड़ा सा आरक्षण को आपको समझना पड़ेगा कि है क्या चीज। देखें, आरक्षण सबका है, सबका आरक्षण था। एक जो बढ़ई है, जो बढ़ई का काम करता है, एक लोहार जो लोहे की हंसिया, खुरपी आदि बनाता है, उसका आरक्षण है उसके अपने पैसे पर। कोयरी जो है वो सब्जी उब्जी उगाता है, जाता है फसल उगाता है, कुर्मी फसल उगाता है, इनका इस पर अधिकार है। ग्वाले जो हैं वो अपना दूध निकालते हैं, उन पर उनका अपना अधिकार है। सवाल इस बात का नहीं है कि ये जितनी भी जातियां हैं वो अपने अपने पैसे पर अपना आरक्षण रखी हुई हैं। सवाल इस बात का है कि यहाँ पे जो ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है, जो ब्राह्मण है, उसने आरक्षण लेते हुए भी अपने को ऊंचा सिद्ध किया और दूसरे को नीचा गिरा दिया। दिक्कत यहाँ पे है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी होती कि हाँ ब्राह्मण चलो ठीक है, उसका अपना आरक्षण है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्षत्रिय जो है वो भी अपना कुछ कर रहा है, वैश्य भी अपना व्यापार कर रहा है और शूद्र ओबीसी भी अपना कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि उसने इनको नीचा गिराया और इनको पढ़ने से रोका, इनका धन इनको नहीं रखने दिया, इनको जातिगत रूप से नीचे रखा, इनको धार्मिक जो इनकी किताबें हैं उसमें उसने गाली दी, इनको नीचा गिराया, एक तरफा काम किया। प्रॉब्लम सारी यहाँ से खड़ी। और यही कारण है कि चूंकि शूद्र जो है वो ब्राह्मण धर्म को मानने वाला है। अगर ब्राह्मण अपना अलग हो जाए, कहे कि भैया नहीं हमको नहीं मतलब है किसी ओबीसी से, शूद्र से, क्षत्रिय से, तो प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना अलग हो जाए, अपना अलग होके अपना धर्म का पालन करे, अपना सब चीज काम करे, तो बात बन जाएगी। प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है कि ब्राह्मण अकेले खुद कुछ कर नहीं सकता, न वो अपना नाला साफ कर सकता है, न वो अपना टट्टी साफ कर सकता है, अपना घर साफ नहीं कर सकता, न अपना घर बना सकता है। उसको चाहिए स्लेव, हमेशा उसको चाहिए स्लेव, और उसको चाहिए हमेशा वो बंदे जो आपस में सामने लड़ते रहें, जिनका वो गुरु बना बैठा रहे। प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी होती है कि उसको हमेशा ही स्लेव चाहिए और उस स्लेव सिस्टम को बनाए रखने के लिए उसने ये वर्ण व्यवस्था बनाए और वो नीचा दिखाते रहता है, सब धार्मिक किताबों के आधार पर, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, हर आधार। दिक्कत यहाँ पे शुरू होती। अगर एक होता है ना कि अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है, अपना ले लो, खत्म, हटाओ। तुमको चाहिए 3% जनसंख्या है, 5% जनसंख्या है, ले लो 5% आरक्षण, अपना खत्म, 5% में अपना काम करो, कोई मतलब प्रॉब्लम। लेकिन उसको इससे मतलब ही नहीं है, उसको हमेशा ही स्लेव चाहिए, हमेशा ही उसको गुलाम चाहिए। ये प्रॉब्लम है कि वो जबरदस्ती अपनी चीजें थोपता है और दूसरे उसको जो है नीचे गिराएगा, भेदभाव करेगा, फूट डालो और राज करो की नीति करेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो ये
आरक्षण जो है, जो जातिगत आरक्षण था, यहाँ पे ब्राह्मणों की जो आरक्षण थी और जो नौटंकी थी और उनका जो षड्यंत्र था, इससे सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसमें ये सारी चीजें यहाँ पे लिखते हैं कि ब्राह्मण मंदिर में पूजा पाठ कराते हैं, क्षत्रिय का खेती की वसूली और युद्ध का काम था। युद्ध में तो अब नहीं, लेकिन जमीन पर अभी अधिकार है। इस तरह के अनेक उदाहरण है। हजारों की संख्या में जातियां हैं और उनकी जातियों के मुताबिक उनका काम आरक्षित है। यह जाति के आधार पर आरक्षण है, जो सदियों से चला आ रहा आरक्षण है। इस तरह के तमाम आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में कंपटीशन के बल पर सीटों का आरक्षण। अब ये कुछ और भी आरक्षण बताते हैं कि जातिगत के अलावे भी कुछ और आरक्षण है। जैसे जो शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे जो कंपटीशन होता है उसमें मैनेजमेंट एक कोटा होता है। अब जिसके पास पैसा है उसका आरक्षण है, पैसे का आरक्षण। पैसा डालिए उसमें और सीट ले लीजिए, वहां पे कोई मुंह नहीं खोलेगा। अभी तक जातिगत जो आरक्षण है वहां पे सबका मुंह चलता है, पैसा वाला आरक्षण पे किसी का नहीं मुंह खुलेगा। तो ये यहाँ पे ये एक बात यहाँ पे कह रहे हैं, इस चीज को हमें समझना होगा। और देखें, फिर यह लिखते भी हैं कि दिलचस्प यह है कि इन आरक्षणों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठती, कहीं से कोई चू चपड़ नहीं करता। अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए है और वह निजी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बन जाएगा, तो वह जिसका इलाज करेगा वह जिएगा या मरेगा। बहरहाल हम ही सब जातीय आरक्षण पर ही टिकते हैं। अब देखें, आपने बहुत बार मैसेज सुना होगा सोशल मीडिया में कि देखो SC ST से इलाज जो डॉक्टर होते हैं नाक की जगह कान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सुना होगा। यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात आई है कि लेकिन भारत में तो गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल के बहुत कम है, ज़्यादातर प्राइवेट है। और प्राइवेट में जो एडमिशन होता है वो पैसे के आधार पर होता है, मैनेजमेंट कोटे के आधार पर होता है। मैक्सिमम सीटें मैनेजमेंट कोटे से जाती हैं। लोग डोनेशन देते हैं, 30-30 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख लोग डोनेशन दे के मेडिकल सीट में जाते हैं। इतना पैसा किसके पास है? ऑफ कोर्स SC ST OBC के पास तो है नहीं। तो इनमें जो बच्चा जा रहा है वो क्या सीखता होगा? पैसे के दम पे जा रहा होगा। वो तो कम से कम जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें जो SC ST OBC बच्चे जाते हैं वो तो कम से कम एग्जाम भी क्वालिफाइड करके जाते हैं। अपने कम्युनिटी का सबसे बेस्ट बच्चे जाते हैं उसमें। अब वहां तो सीधे पैसे देकर जा रहा है, वहां तो कोई कंपटीशन की भी नहीं बात हुई। तो लेकिन उसका कोई मजाक नहीं उड़ाता, इसलिए नहीं उड़ाता क्योंकि वो जाति के आधार पर ऊंचे लोग हैं, सो कॉल्ड ऊंचे लोग हैं। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बात आती है कि जातीय आरक्षण से बचने का कोई उपाय नहीं। अगर कोई इन जातियों में पैदा हो गया तो उसके लिए जाति के मुताबिक कार्य निर्धारित हो गया। तो ये सारी बातें यहाँ पे आते रहती है। दरअसल हम यहाँ पे ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों मंडल कमीशन ने जो पिछड़े वर्ग हैं उनको जातियों के आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश की थी। लोग कहते हैं ना आर्थिक आधार पर, क्या आर्थिक आधार पर? आर्थिक आधार पर आरक्षण तो है ही, जिसके पास पैसा है वो पैसा फेंक रहा है, एडमिशन ले रहा है। आप तो मुंह ताक रहे हैं, आपके पास तो पैसा भी नहीं है। तो ये हमें ना ये चीज समझनी पड़ेगी। और मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूं। यह तो हुई धर्म की व्यवस्था कि धार्मिक आधार पर कैसे पीछे किया गया। इसी में जाति की व्यवस्था तय है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई। दिलचस्प यह है कि कई 100 साल तक लोग इसे मानते भी रहे। अपने पिछड़े जन्म के पापों का परिणाम मानकर दूसरे की सेवा करने से लेकर तमाम ऐसे कार्य करते रहे जिसे भारत में निम्न स्तर का माना जाता है। इसके लिए पारिश्रमिक की भी कोई खास व्यवस्था नहीं बनी। तो ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हमें पीछे लगातार पीछे किया जाता रहा। अब जरा थोड़ा सा और हम इसके भीतर घुसते हैं कि हुआ क्या है। भारत की धार्मिक जातीय आरक्षण की व्यवस्था ने समाज में अस्थायी रूप ले लिया। अगर ग्रासमी की हेमोजोनी थियरी देखें तो लोगों ने इसके लिए खुद को अनुकूलित कर लिया। मतलब सबने ऐसा मान लिया। जैसे आप देखे होंगे कि जो गरीब मजदूर होते हैं उनका बेटा बाय डिफॉल्ट अपने को गरीब मजदूर मान लेता है, ठीक है ना। विभिन्न जातियों ने अपने पेशे के अनुसार, अच्छा मेरे बाप दादा ये करते थे, वो भी वैसे ही अनुकूलित हो गया, मान लिया उसने। तो ये चीज है यहाँ पे आती चली गई। इसको हम लोग कहते हैं ग्रामसी की हेजमोनी थियरी। इसके खिलाफ प्रतिरोध करना बंद कर दिया। जब उसके अनुसार कोई अनुकूलित हो जाता है तो फिर वो प्रतिरोध करना बंद कर देता है। जैसे एक एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। आप एक जार ले लीजिए, उसमें एक मेढक को रख दीजिए।
पानी उसमें पड़ा रहेगा, पानी में मेढक बैठा रहेगा। अब आप क्या कीजिए, उसको थोड़ा सा धीरे से गर्म कीजिए। तो जैसे थोड़ा सा गर्म होगा ना, हल्का सा गर्म होगा, बिल्कुल हल्का सा, तो मेढक सोचेगा कि यार पानी तो थोड़ा गर्म हो रहा है, लेकिन वो भागेगा नहीं, उसके अनुसार अपने को अनुकूलित कर लेगा। फिर थोड़ा सा आप गर्म कर लीजिए, थोड़ा सा और गर्म कीजिए, फिर मेढक भागेगा नहीं, वो सोचेगा यार थोड़ा सा ही तो गर्म हुआ है, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेते हैं, करते जाइए करते जाइए। तो वो हमेशा सोचते रहेगा कि इससे जंप करके कब भागे, लेकिन भागेगा कभी नहीं, क्योंकि वो हमेशा ही सोचेगा कि पिछले बार की तुलना में इस बार थोड़ा सा ही तो गर्म है ना, थोड़ा सा ही तो गर्म है ना, और वो अपने को उसके अनुसार अनुकूलित करते जाएगा, अनुकूलित, और लास्ट में मर जाता है, भाग नहीं पाता। भारत में यही हुआ है दोस्तों, सबने जाति व्यवस्था में अपने को अनुकूलित कर लिया, प्रतिरोध जो है उसको प्रतिरोध नहीं किए। और अब तो देखें, कई लोग तो ऐसे हैं जो जाति के नाम पर गर्व करते फिर रहे हैं, अपनी जाति, अपना सरनेम देखते ही हाँ हाँ भाई कैसे हैं, ये जाति बिरादरी शुरू हो गई, रिश्तेदारी शुरू हो गई। उन्हें पता भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम है। तो ये चीजें विकसित होती हैं दोस्तों, इसे हम समझ सकते हैं, इसे कहते हैं ग्रास्मी की हेजमोनी थियरी। खैर आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। हालांकि जाति व्यवस्था और उसके मुताबिक काम के आरक्षण का विरोध बहुत पहले से होता रहा है। कबीर, रैदास, तुकाराम समेत तमाम समाज विज्ञानी हुए जिन्होंने इस जाति आधारित आरक्षण का विरोध किया। हालांकि इसमें थोड़ी बहुत सामाजिक ये चीजें होती रही। अब क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग आए, फूले आए, पेरियार आए, कबीर आए, रैदास आए, इन सब लोगों ने इसको तोड़ने का प्रयास किया जातियों को। लेकिन आप जानते ही हैं कि जैसे जैसे आवाज होती है, ब्राह्मणिकल सिस्टम उसको बनाए रखने के लिए नए नए कुतर्क गढ़ता रहा, नए नए षड्यंत्र रचता रहा। आगे देखें, जो फूले जी जो थे, इन्होंने जातीय आरक्षण की जाति विशेष में जन्म पाकर मलाई खाने वाली जातियों के खिलाफ आवाज उठाई। आरक्षण तो हमेशा से ये खाते रहे हैं, अगर असल कोई आरक्षण खो रहा है तो ये रहे हैं ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग, हमेशा आरक्षण खाए, 100% आरक्षण। अब चूंकि देना पड़ रहा है ओबीसी एससी एसटी के साथ, कुछ चीज शेयर करना पड़ रहा है गवर्नमेंट में, वो भी सिर्फ 2% हिस्से में से, सारे जॉब के सिर्फ 2% हिस्से में से, तो ये आ गए हैं बताने के लिए आरक्षण, जबकि इनडायरेक्टली वही आरक्षण खो रहे हैं, अभी भी आरक्षण वही खा रहे हैं। मैं इसको और जब अच्छे से आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, दरअसल ओबीसी एससी एसटी में ना आरक्षण के प्रति चेतना ही नहीं जागृत हुई है। अगर इनमें चेतना जिस दिन जागृत हो जाएगी, वो इतने अच्छे वे में, इतने बेहतर वे में आरक्षण को उनके मुंह पर उठाकर मारना शुरू करेंगे, उसकी व्याख्या को मुंह पर मारना शुरू करेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि यार सबसे बड़े आरक्षण खोर तो ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग हैं। ये सिर्फ एक तरफा जो चल रहा है ना सोशल मीडिया में कि आरक्षण खोर, आरक्षण खैरात, इसका कारण यही है कि ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो है उसमें जागृति ही नहीं हो पाई उसके अपने अधिकार के लिए। अब ये देखें, ये मैं उसको और एक्सप्लेन करूंगा। अब सदियों से वंचित तबके को जागरूक किया, इतना ही नहीं, अंग्रेज हुकूमत से उन्होंने उन तमाम वंचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों, शिक्षा में प्रतिनिधित्व के लिए आवाज बुलंद की। उस दौर के तमाम राजे रजवाड़ों से मिलकर अपनी बात कहने की कयावत की और कुछ राजाओं से वंचित तबकों को सुविधा दिलाने में कामयाब भी रहे। फूले ने सबसे पहले आइडिया ऑफ रिजर्वेशन यानी आरक्षण का विचार 1869 और 1882 में ब्रिटिश सरकार के सामने रखा था। फूले कौन थे? पिछड़े वर्ग से आते थे। क्या सारे पिछड़े वर्ग को पता है कि फूले उनके पूर्वज हैं? पता भी नहीं होगा। बहुत सारे पिछड़े वर्ग को तो पता भी नहीं होगा, फूले जी का नाम तक नहीं पता होगा बहुत सारे को। उनको ये नहीं पता है कि उनके लिए उस समय वो काम करते थे। और देखें आगे, आधुनिक भारत के इतिहास में व्यवस्थित तरीके से सकारात्मक कार्रवाई अफर्मेटिव एक्शन के रूप में आरक्षण की व्यवस्था कोलाहलपुर के राजा साहू जी महाराज 1874-1922 ने की। शिवाजी के वंशज साहू जी 17 मार्च 1884 में कोलाहलपुर के राजा बने। इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, ये बैकग्राउंड थोड़ा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये बैकग्राउंड आप जान जाएंगे ना तो आपको काफी आसानी होगी पूरे इस मंडल कमीशन को समझने में। तो ये शिवाजी के जो वंशज थे साहू जी महाराज, कोलाहलपुर के जो राजा थे, तो इन्होंने जब सत्ता संभाली, तो साहू जी ने जब सत्ता संभाली तो अछूतों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा सकता था। सोच लीजिए, जब ये सत्ता संभाले हैं तब इन्होंने शासनादेश जारी किया कि किसी भी अछूत को ससम्मान अस्पताल में भर्ती व इलाज किया जाए।
और इसका उल्लंघन करने पर कर्मचारी को नौकरी से निकाल देने की सजा तय की गई। पहली बार इन्होंने एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई थी, जो कोल्हालपुर के जो साहू जी महाराज थे, इन्होंने कि अगर तुमने किसी भी SC/ST वर्ग के साथ अगर तुमने भेदभाव किया, उनका इलाज नहीं किया, तुम्हारी नौकरी तो गई है, यहाँ से सीधे लात मार के बाहर किए जाओगे। साहू जी ने 16 जुलाई 1901 में अपने शासन की नौकरियों में गैर ब्राह्मण वर्ग के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया। तो ये आप देख पा रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के लिए पहली बार जो कोल्हालपुर के राजा थे साहू जी महाराज, उन्होंने काम किया, 50% रिजर्वेशन दिया। और देखें, आधुनिक भारत में सबसे पहले इस जाति आधारित काम के आरक्षण पर महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले ने धावा बोला। सैकड़ों साल से लोग रटते रहे कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, शूद्र पैरों से पैदा हुआ, लेकिन अंग्रेज शासन काल में शुरुआती शिक्षा पाने के बाद फूले ने ऋग्वेद को चुनौती दे डाली। फूले साहब इतना बड़ा किरदार है, आप समझ सकते हैं कि फूले जी कितने बड़े थे। उन्होंने पहली बार ऋग्वेद को चुनौती दी थी। आज भी बहुत सारे OBC पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनमें इतना हिम्मत नहीं है, गट्स नहीं है कि वो ब्राह्मण धर्म को चुनौती दे सके। आज भी जाके उसी तरह हाथ उठा के मंदिर में जाकर हाथ टांगते रहते हैं, मंदिर का घंटा बजाते रहते हैं। सोचिए फूले साहब कितनी बड़ी वो थे, बड़ी पर्सनालिटी थे कि उस समय उन्होंने चुनौती दी थी ऋग्वेद को, जब ब्राह्मण का ही चलता था उस समय। और उन्होंने सिर्फ चुनौती ही नहीं दी, उन्होंने तो साफ साफ उसमें ये तक भी कहा था, आगे देखिए क्या कहते हैं, उन्होंने साफ कहा कि किसी भी महिला चाहे वह जिस भी जाति धर्म की हो, गर्भ धारण का एक ही तरीका है, एक ही अंग है जिससे बच्चा पैदा हो सकता है, मुंह से बच्चा पैदा होना असंभव है। फूले में गुलामगिरी नामक अपनी पुस्तक में सवाल जवाब के रूप में लिखी है। पुस्तक ज्योतिराव और घोंडीराव संवाद के रूप में है। उसमें आपको पता ही है, ब्रह्मा को उन्होंने धर के लताड़ा है, बोला था कि मुंह में भाई तूने कैसे माहवारी ले लिया, कैसे बच्चे पैदा कर दिए। गुलामगिरी तो सबको पढ़ना चाहिए, हर पिछड़ा वर्ग को, हर भारतीय को पढ़ना चाहिए। उन्होंने उसमें कहा था कि पश्चिमी देशों में अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सभ्य राज्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर कानूनन रोक लगा दी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के नीति नियम को ठुकरा दिया है, क्योंकि मनु संहिता में लिखा गया है, ब्रह्मा अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है। उसने इस ब्राह्मणों की सेवा गुलामी करने के लिए अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया है। तो इन सारे चीजों पर जो है वो धर के लताड़े थे। ये आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। गुलामगिरी आप पढ़कर इसकी डिटेल ले सकते हैं। अब फिर से आते हैं हम उस मुद्दे पर कि साहू जी महाराज पे, और फिर अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जब भी कोई महापुरुष, जब पिछड़े वर्ग के लिए देश की 80-85% जो जनसंख्या है, पिछड़ा वर्ग है, SC/ST OBC वर्ग है, इसके हित के लिए जब कोई बात करता है तो किसके पेट में दर्द होता है? कोई बता सकता है किसके पेट में दर्द होगा? मान लीजिए कि कोई पिछड़ा वर्ग है, SC/ST वर्ग है, वो पढ़े लिखे, शादी विवाह घोड़ी पर बैठ कर जाए अपना शादी विवाह करने के लिए, वो एक खुशी जीवन जिए, जैसे बाकी लोग जीते हैं वैसे वो भी अपना खुशी पूर्वक जीवन जिए, अच्छा एजुकेशन हासिल करे, अच्छा जो नौकरी हासिल करे, पैसा अच्छा कमाए। सबसे पहले किसके पेट में दर्द होगा? किसी को अनुमान है? कि भी चुनाव हराया जा सकता है इन गुंडों को, आप पैसा वालों को। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस बार वैशाली जहां से लोकतंत्र जन्म लिया, वहां के लोग इतिहास लिखेंगे, और न धन बल चलेगा, न पैसा चलेगा, और गरीब का बेटा जो समाज के लिए जीता मरता है, लोग उसको संसद भेजेंगे। ये आप लोग की जीत होगी।